हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। आज हम आपको इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इसका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट निगमन है जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आज का वीडियो आपने नहीं देखा तो अगला वीडियो तो बिल्कुल समझ में आने वाला ही नहीं है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आपको क्या लगा कि मैं वीडियो को लाइक करने के लिए बोलूँगा? वो तो आप कर ही दोगे अगर वीडियो को आप थोड़ा सा और आगे देखने वाले हो तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले 4 वीडियो में हमने आपको बताया कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति में और किसी व्यापक बिंदु पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि एकल बिंदु आवेश के कारण कैसे हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो ये सारे निगमन हमने पिछले वीडियोस में अपने कवर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, विभव प्रवणता क्या है, और साथ ही साथ बहुत छोटे छोटे से जितने भी टॉपिक हैं आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या लिखा है कि लिखा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि भाई ऊर्जा होती क्या है। अगर आपके पास कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी है आपके पास किसी वर्क को कंप्लीट करने की, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई आपके पास एनर्जी है। तो बोलते हैं ना कि कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ये ऊर्जा कई रूप में संचित होती है किसी भी एक बॉडी में, किसी भी एक निकाय में, क्योंकि अंग्रेजी में भी कहा गया है कि द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब है कि आवेश में एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले जाने में जो भी कार्य वगैरह करना पड़ता होगा उसे हम स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं या किसी भी प्रकार की ऊर्जा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी डिफिनेशन बनाई गई है। मान लीजिए कि मैं हूं और मेरी नेमो है, 2 लोग हैं। हम लोग एक दूसरे के पास, हमारे और उसके बीच में कौन सा बल है, प्रतिकर्षण। अभी तो फिलहाल प्रतिकर्षण ही है। तो यहां लिखा है कि 2 आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। मान लो आप यहां खड़े हैं, मैं यहां खड़ा हूं। आपके और मेरे बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं अपने वीडियोज को देखने के लिए, मैं आपकी ओर आकर्षित हो रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो यहां पर आपने देखा कि भाई 2 आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। सबको यह बात पता है कि अगर एक आवेश धनावेश है, दूसरा मेरा ऋणावेश है, तो ये एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल लगाएंगे। यदि ये दोनों धनावेशित हो गए तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर ये दोनों आपके ऋणावेशित हो गए तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, वो भी हमारा लगेगा प्रतिकर्षण बल। इसका मतलब है कि 2 सजातीय आवेश एक दूसरे में कौन सा बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल, और 2 विजातीय आवेश एक दूसरे में आकर्षण बल लगाते हैं। सजातीय और विजातीय का मतलब समझ गए होंगे। सजातीय मतलब भाई एक ही जाति के, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक। विजातीय मतलब एक दूसरा हमारा एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखा कि भाई 2 आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। आवेशों को एक दूसरे के पास या दूर ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता होगा। भाई अगर आकर्षण बल है तो पास आएंगे, कुछ कार्य करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल है तो भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा दूर ले जाने में, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। और जो कार्य करना पड़ता है यही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और ये कहाँ संचित होती है, उस बॉडी में जिसके ऊपर आवेश है, मतलब उस निकाय में जिसमें आवेश है। तो हमने लिखा है कि यह कार्य आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे निकाय की क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ये समझ लिया आपने। कुछ नहीं देखा, बस इतना देखा कि भाई कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले जाने में या दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब मान लो कि भाई आपके पास कोई 2 आपके पास आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है। इनके बीच में कौन सा बल लगेगा भाई, प्रतिकर्षण लगेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक, हमने ये माना कि जो हमारा Q2 आवेश है वो कहाँ पे है, अनंत पे है। इसको हम उठा के कहाँ लेके आ रहे हैं, किसी बिंदु पर लेके आने की कोशिश करते हैं। हम लेके आने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि हाँ, माना एक निकाय है AB। निकाय मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है AB।
दो आवेशों Q1 व Q2 से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। आवेश Q2 को अनंत पर मानते हुए Q1 के कारण उत्पन्न विभव, हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी एक यहां पर बिंदु है और यहां पे कोई एक आवेश है, इसके कारण यहां पर जो विभव होगा वो इतना होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और उसके बाद Q1/r। ये 4 क्या है सभी को पता है, पाई क्या है वो भी पता है, एप्सिलॉन नॉट भी पता है। अब बात है k क्या है, k है परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक जहां पे ये निकाय हमारा स्थित है। ये सब आपने कहां पढ़ रखा है, ये सब आपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है मैंने, है ना। तो हम जानते हैं कि माना एक निकाय AB है, दो आवेशों Q1 व Q2 से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। आवेश Q2 के कारण Q2 को अनंत पर मानते हुए, है ना, इसे हम Q1 के कारण देखेंगे कि भाई कितना हमारा विभव है। तो आप बोलोगे कि भाई v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1/r। ये Q1 कहां से आ गया भाई, इसके कारण हम लोग विभव ज्ञात कर रहे हैं, कहां पर, यहां पर। समझ में आया, अब इतना क्लियर हुआ ना, आगे बढ़े। अब देखो क्या है, आवेश Q2 को B पर लाने में किया गया कार्य, हम ये मानते हैं भाई Q2 मेरा कहां है, अनंत पर, उठा के कहां लेके आ रहे हैं, B पर। जब किसी एक आवेश को अनंत से एक बिंदु पर लाया जाता है तो कुछ ना कुछ कार्य करना होता है ना, जिसको हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं। तो भाई Q2 को कहां लेके आ रहे हैं, B पर। तो हमने बोला कि Q2 को अगर B पर लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न होगा, जो कि ये होगा। फिर हम बोलेंगे भाई Q2 को अगर B पर लेके आ रहे हैं तो कुछ कार्य भी तो करना पड़ेगा। तो हमने कार्य बोला कि W बराबर क्या, V और Q2। ये कहां से आया है, ये यहां से आया है बच्चों, कि भाई W बराबर V/Q2, ये यहां से आया है। इतना समझ में आया। इस V की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। तो हमने इस V की वैल्यू को यहां रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद क्या हो जाएगा K, फिर इसके बाद आपका Q1 और बटे में क्या होगा, R, ये हो जाएगा। लेकिन अभी Q2 बाकी है, तो Q2 भी इसी में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, मतलब गुणा ही हो रहा है। तो ये मेरा क्या आया है, कार्य आया है। अब आपने जो ये कार्य निकाला है, पहले तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो आप लोग, है ना। ये जो आपने कार्य निकाला है, ये कार्य क्या है, ये कार्य हमारे निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यह कार्य निकाय में, है ना, यह कार्य निकाय में ऊर्जा के रूप में, कौन सी ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि प्लीज़ मुझे बताते रहा कीजिए आप लोग कि वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, ताकि मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर सकूँ। आप लोग देख रहे थे कि एक दो वीडियो में वॉइस जो है मेरी ब्रेक हो रही थी, लेकिन फिर मैंने उसको सही किया। अब फिर उसके बाद मैं वीडियो क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि डिवाइस मेरे पास बिल्कुल 1 नंबर का है ना, कैमरा जो है मेरे पास वो 1 नंबर का है, लेकिन अभी कुछ ना, मैं धीरे धीरे उसमें सीख रहा हूँ, अभी मेरे लिए सब नया है। तो हमने लिखा कि यह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात जो मेरी स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये कार्य ही किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा, क्योंकि हमने बोला था ना कि कार्य करने की क्षमता ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो ये आपका U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K और उसके बाद Q1 Q2 और बटे में R। ये आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो मुझे बताइए कि कोई आप लोगों को डाउट हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। अब ये जो आपने देखा था कि 2 आवेश स्थित थे, और वो कहाँ स्थित थे बच्चों, वो स्थित हैं, कोई एक निकाय बना रहे AB। अब मान लीजिए एक नोट मैं आपको दूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में और काफी ज्यादा आता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज जैसा कुछ आकृति है ना, या मान लीजिए मेरे पास Q1 आवेश, Q2 आवेश और Q3 आवेश, ये 3 आवेश हैं जो कि एक त्रिभुज की स्थिति में क्या है, स्थित है। यहां से यहां तक की जो दूरी है इनकी, ये इनकी दूरी है R12, R12, स्क्वायर मत करना, R1 स्क्वायर मत करना, कुछ लोग गलत लिख लेते हैं। फिर यहां से यहां तक है बच्चों R23, ये इनकी दूरी हमने मान लिया कि R13 मान लिया मैंने।
तो आपने देखा कि ये दूरी r12 है, ये r13 है, ये r23 है। अब मुझे एक बात बताना कि अगर इनके बीच में मैं ज्ञात करूं कि Q1 को यहाँ, Q1 है जो आपका ये अनंत पर है, इसको यहाँ पे लाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? सेम फॉर्मूला होगा ना जो अभी अभी मैंने किया है। यहाँ से हम देखेंगे कि Q1 को यहाँ, Q1 को अनंत पे मानते हुए हम यहाँ पे ला रहे हैं, और इसके कारण कितना कार्य करना पड़ेगा? तो आप सबके कारण जब निकालेंगे तो इसके कारण जो आपका कार्य आएगा वो W, फिर इसके कारण W2 आएगा, फिर इसके कारण W3 आएगा, फिर सबको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो वहां से जब मेरा आंसर आएगा, देखो मैंने हिंट दे दिया है, फिलहाल आपको नोट में बता रहा हूं, इसलिए बस इतना ही लिखना है। तो 1/, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और हम सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये हमारा Q, ये Q2। अब हम देखेंगे कि Q1 जो हमारा है, Q1 के कारण कितना आवेश होगा? ये दूरी है ना, Q1 के कारण कितना आवेश होगा? तो भाई Q1 Q2 बटे में R1 R2 है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 और बटे में R1 R2 बोल दिया था मैंने, R1 2। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ये किसके कारण है? यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई Q1 के कारण जो कि अनंत पर है, यहां पर कितना विभव होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमने बोला कि भाई इसके कारण यहां पर निकालेंगे तो 13 आएगा। तो अभी हम पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास आएगा Q2 Q3 बटे में R23 प्लस, उसके बाद हम इसके लिए निकालेंगे तो ये हमारा Q1 Q3 अपॉन में R13। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? ये मेरा मेन वाला फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि ये कैसे होगा। अभी ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, हम स्टेटमेंट भी आपके लिए यहाँ पर लिख कर दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि यदि तीन आवेश Q1 Q2 व Q3 है ना, एक त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, एक त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, और जिनके बीच की जो दूरी है, जैसे Q1 और Q2 के बीच की दूरी है ना, और उसके बाद Q2 और Q3 के बीच की दूरी, तो लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया यदि तीन आवेश Q1 Q2 Q3 एक त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, तब उस निकाय की, भाई एक निकाय बनेगा ना, उस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ये होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई क्या होती है स्थितिज ऊर्जा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विभव प्रवणता की, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है। एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। एक बच्चा है जो अभी 2-3 बार कमेंट कर चुका है मुझे, उसने मुझसे एक सवाल पूछा है, और उस सवाल का जवाब आपके सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने मुझसे पूछा कि सर आपने चैप्टर 1 में सिर्फ 12 से 13 वीडियो अपलोड किया, जबकि अदर चैनल वाले जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एक चैप्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। बच्चों एक बात मुझे बताना, मैं जितना आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ क्लास में, कुछ फालतू की बातें करता हूँ क्या? नहीं, क्लास में आया, लाइव सेशन तो है नहीं, रिकॉर्डेड सेशन है, तो टाइम कम और उसमें कंटेंट ज़्यादा मिलता है यहाँ पर आपको, ये बात तो सच है। ठीक है, कि आपको जो मिलेगा वो परफेक्ट मिलेगा, एक एक चीज़ हमको आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे, बिना किसी समय की बर्बादी को किए हुए। ठीक है, तो समय बर्बादी आप लोग देख रहे हो कि कोई नहीं है, आराम से हम लोग एक वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, चाहे वो 20 मिनट का वीडियो हो या फिर 25 मिनट का वीडियो हो। तो बस कहना इतना है कि अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है सो यू कैन मूव इट, है ना भाई, आप मूव कर लोगे वहाँ पर। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को कर ले जाओ, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर आसानी से हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। ये चैप्टर्स जैसे ही कंप्लीट होंगे ना, हम आपको पेपर से पहले आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे फिजिक्स की। ठीक है, तो चलिए फिर अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम अभी के पार्ट में डिस्कस करेंगे विभव प्रवणता क्या होती है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बात कर लिया हमने कि भाई क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग देखेंगे कि विभव प्रवणता क्या है।
बच्चों विभव प्रवणता अक्सर पेपर में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी विमा। इसलिए चलिए फिर अभी बने रहिए सेशन में और हम लोग समझते हैं कि विभव प्रवणता आखिर होती क्या है। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक क्या है, ये ए सी और बी, यहाँ पर एक हमारे पास निकाय है और उसमें देखा गया है कि भाई किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की अनुदिश, क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। भाई इस लाइन का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से समझना, मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, उसके बाद Q और क्या R। इसका ये मतलब है कि अगर हम देखें तो ये तो मेरा नियतांक होता है इतना सब, और उसके बाद Q का मान बढ़ाओगे तो ये इसका मान बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आप R के मान को बढ़ाते हैं तो इसका मान घटता जाता है। इसका मतलब है कि दूरी के साथ साथ अगर हम दूरी बढ़ाते जाएंगे तो विभव का मान घटता जाता है। वही लिखा हुआ है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। इसका मतलब अगर ये क्षेत्र की दिशा है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर से उधर जा रही हैं, इट मीन्स कि भाई अगर हम लोग दूरी बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत विभव का मान भी घटता जाएगा, है ना, क्योंकि जो V है वो किसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। R का मान घटाया तो V का मान बढ़ जाएगा, R का मान बढ़ाया तो V का मान घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन। अब बच्चों मैंने माना कि हमारे पास A और B, ये कोई क्या है, A बिंदु है और ये कोई C बिंदु है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ आवेश है, यहाँ पर भी कुछ आवेश है, हम इसको यहाँ लेके गए, x दूरी हुई, यहाँ पर विभव ज़्यादा होगा, यहाँ पर विभव कम होगा, और बढ़ाएंगे तो विभव और कम होता जाएगा। मैंने ये माना कि अभी कोई बिंदु है जिस पे जो हमारा C है और इस पर हमारा आवेश कितना है, Q है, ठीक है, आवेश क्या है हमारा, Q है। इसको अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो इस बिंदु पर विभव का मान घट जाएगा। तो मैंने ये माना कि माना बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में A से x तथा x प्लस डेल x की दूरियों पर 2 बिंदु हैं। मतलब इस A से x दूरी पर एक बिंदु हमारे पास यहाँ है C, और A से x प्लस डेल x दूरी पर कोई बिंदु है हमारा B। अब सबको पता है कि दूरी बढ़ती जाएगी तो हमारे पास इस विभव का मान जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कितना है, मैंने मान लिया यहाँ पर विभव V है, और हमने देखा कि यहाँ पर विभव क्या है, यहाँ पर विभव V में से कुछ कम हो जाएगा। कितना कम कर लिया बच्चों, दूरी अगर डेल x है, कम बढ़ा दिया आपने तो विभव क्या कर दिया मैंने, डेल V घटा दिया है। वही लिखा है कि माना बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में A से x तथा x प्लस A x दूरियों पर 2 बिंदु क्रमशः C व B स्थित हैं, जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः V और V माइनस डेल V है। अब हमें निकालना है विभव में परिवर्तन। मुझे बताना कि पहले विभव कितना था, पहले विभव कितना है, V है, और बाद में कितना हो जाता है, V माइनस डेल V हो जाता है। परिवर्तन कितना हुआ ये निकालना है ना। तो भाई परिवर्तन जो हो रहा है ना वो कैसा हो रहा है, भाई कम हो रहा है, कोई चीज कम हो रही है। और जब आप 11th क्लास में थे आपने देखा था कि एक्सेलरेशन अगर आपका कम होता जाता है तो हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, मतलब त्वरण की जो दर है वो घटती जाती है तो हम उसे मंदन बोलते हैं। और मंदन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि ये कम हो रहा है, इसका मतलब विभव में जो परिवर्तन आएगा ना वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अभी नहीं समझ में आया क्या, देखो ध्यान से, पहले कितना है विभव, V है, बाद में कितना हो जाता है, V माइनस डेल V हो जाता है। अब हम इनमें से परिवर्तन निकालेंगे तो आपको सबको पता है कि V माइनस डेल V माइनस V, और ये V से V कट जाएगा, कितना बचेगा परिवर्तन, डेल V। इसका मतलब विभव में जो परिवर्तन हुआ वो कैसा हुआ बच्चों, ये आपको दिख रहा है ना, डेल्टा V, सॉरी मैं डेल बोल गया, क्या हो गया, डेल्टा V। अब इसके बाद इतना क्लियर, ये 11th में भी होता था कि मैं डेल्टा को डेल बोल जाता था, है ना। तो अभी इतना समझ में आया, दूरी में परिवर्तन। अभी दूरी क्या है, पहले x है, फिर कितना हो गया, x प्लस डेल x। इसका मतलब x प्लस डेल x फिर से डेल्टा x, ठीक है। x प्लस डेल्टा x माइनस x करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा,
डेल्टा एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, डेल्टा एक्स बचेगा आपका, और ये क्या हो गया आपका, विभव में परिवर्तन हो रहा है। और हमने देखा कि दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन हो रहा है। अगर हम दूरी बढ़ाते जाते हैं तो मेरा विभव जो होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि r का मान इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, v के साथ। उम्मीद है कि इतना आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी विमा क्या होती है ना, विभव प्रवणता की विमा क्या होती है, हम लोगों को ये ज्ञात करना है। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है विभव परिवर्तन की, विभव प्रवणता की विमा, है ना। तो अगर हम इसकी विमा निकालेंगे तो ध्यान से देखना, हम लोग लिखेंगे इसकी विमा। विमा कैसे निकालेंगे, अच्छा मात्रक क्या होगा, मात्रक कोई बता दे, मात्रक भी बता देते हैं। मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है बताओ, वोल्ट, दूरी वोल्ट मीटर, तो भाई क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा, हमने बोला ना कि भाई विभव का मात्रक वोल्ट है और उसके बाद दूरी, दूरी का मात्रक मीटर है, वोल्ट पर मीटर हमारा मात्रक हो गया। हम विभव प्रवणता की क्या निकाल रहे हैं, विमा। तो हम लोग लिखे कि विभव प्रवणता की विमा, तो सबसे पहले लिखेंगे कि भाई विभव की विमा, है ना, विभव, या हम विभवांतर लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, विभवांतर की विमा, सेम ही तो होगा ना। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दूरी की विमा, दूरी की विमा। अब हम लोग जानते हैं कि विभवांतर v बराबर W/Q होता है, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि विभवांतर की विमा, तो विभवांतर की विमा क्या होती है, W और Q, इसका मतलब कार्य की विमा, है ना, किसकी विमा, कार्य की विमा, और बटे में किसकी विमा, आवेश व ये दूरी दोनों आ गया, आवेश व दूरी की विमा। अब इतना समझ में आया कि नहीं बताओ, आवेश व दूरी की विमा। अब हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो हमने लिखा भाई बल की विमा, बल की विमा, और उसके बाद विस्थापन की विमा। ध्यान से सुनना, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। हमने क्या लिखा, विस्थापन की विमा। उसके बाद जरा ध्यान से देखना, नीचे क्या लिखा, नीचे क्या लिखा हुआ, आवेश और दूरी की विमा। तो हमने लिखा आवेश की विमा, और उसके बाद गुणे में किसकी विमा, दूरी की विमा। अब एक बात बताना, दूरी और विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन क्या है बच्चों, ये सब क्या है, एक ही तो है। दूरी का भी मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। तो भैया ये दोनों तो कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये दोनों विमाएं क्या है, समान है। फिर से स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं समझ में आया तो। विभवांतर कार्य की विमा और बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, दूरी नीचे था, फिर मैंने कार्य को लिखा बल की विमा, विस्थापन की विमा, रटना नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला बल की विमा और विस्थापन की विमा, विस्थापन की विमा और दूरी की विमा कट गई, बचा क्या, बल की विमा और आवेश की विमा। और बल की विमा बच्चे बच्चे को याद है ना। तो हमने क्या लिखा कि बल की विमा कितनी है बच्चों, बल की विमा क्या होती है, MLT-2, सो MLT-2। और आवेश की विमा, है ना, आवेश में हम लोग क्या करते हैं, धारा और समय का गुणा करते हैं, इसका मतलब है कि IT होगा। भाई I का मतलब क्या होता है, एम्पियर, तो हम लोग उसके लिए क्या लिखते हैं, A, और T समय, समय के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, कैपिटल T लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं। अब ये भैया A तो ऊपर जाएगा, T भी ऊपर जाएगा, 2 T माइनस के पहले से हैं, एक नीचे वाला ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा, ये -3 कर देगा। तो हमारे पास हो जाएगा MLT-3, और A भी ऊपर जाएगा तो अपने साथ -1 की पावर लेके जाएगा। भाई कोई कहीं जाता है तो या तो धनात्मक होता है या तो ऋणात्मक होता है, लेकिन अगर हर से उठा के कोई अंश में लेके जाओगे तो घाते बदल जाएंगी, उनका चिन्ह बदल जाएगा। ये मत करना ऋणात्मक हो जाएगा, बदल जाएगा चिन्ह, समझ गए ना। तो इतना समझ में आया कि नहीं, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, लेकिन उसको जानने से पहले आपको लेना होगा एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, जो कि आपको अभी अभी लेना है, छोटा सा ब्रेक नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम देखेंगे संबंध। तो चलो अभी समझते हैं कि भाई क्या होता है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। बच्चों आपने यहां देखा कि माना एक परीक्षण आवेश है Q0
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चित्रानुसार बी से सी तक ले जाया जाता है। मतलब एक परीक्षण आवेश है जो कि बी पर स्थित है, इसको उठा के हम सी पर लेके आएंगे। इस सी पर हमने बताया था विभव कितना है, वी है, और यहाँ पर जो आपका विभव है वो कितना है, वी माइनस डेल वी है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विभव का मान भी घटता जाता है। तो यहाँ पर विभव v है, यहाँ पर विभव v माइनस डेल वी है। हमने माना कि एक परीक्षण आवेश है जो कहाँ पर स्थित है बच्चों, b पर स्थित है। ये चित्र अभी अभी आपने बनाया था, केवल हमने इसमें आवेश को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। तो एक बार बना लेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो माना एक परीक्षण आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र में चित्रानुसार B से C पर ले जाया जाता है। आवेश Q0 पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। बहुत ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। इसका मतलब यहां से यहां तक लाओगे तो उधर से इधर की ओर एक क्या करेगा, बल कार्य करेगा, क्योंकि भाई अगर ये यहां शिफ्ट हो रहा है तो बल तो इधर ही को लगेगा ना। तो भाई क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा। इसका मतलब है कि भाई जो बल होगा और विस्थापन होगा दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होंगी, क्योंकि विस्थापन उधर को हो रहा है, बल इधर को लग रहा है, क्योंकि देखिए ना उधर को विस्थापन हो रहा है। तो हमने लिखा कि विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है और ये बल F बराबर ई क्यू नॉट होता है। कहां से आया, पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। अब जब बल कार्य करेगा तो वहां कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो हम लिखेंगे कि क्यू नॉट को B से C तक लाने में किया गया कार्य। तो हम लोग लिखेंगे कि क्यू नॉट को B से C तक लाने में किया गया कार्य, लाने में बच्चों किया गया कार्य है ना। तो हम लोग लिखेंगे किया गया कार्य, और अगर हम किया गया कार्य निकालेंगे तो हम जानते हैं कि W बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, लेकिन विस्थापन जो है वो विपरीत दिशा में हो रहा है। इसका यह मतलब है कि W बराबर F और डेल x होगा। ये जो माइनस है ये क्या है, ये बता रहा है कि बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि बल व विस्थापन विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, इसलिए डेल एक्स हमारा जो होगा वो ऋणात्मक होगा, है ना। तो इसलिए डेल एक्स क्या है, ऋणात्मक है। और बच्चों अगर ये हमने निकाल लिया है कि W बराबर F और उसके बाद यहां से माइनस, और ये हो गया हमारा क्या, डेल एक्स। अब हमने F का मान यहां पे रख देना है। तो बच्चों ये मेरा समीकरण नंबर 1 है, और हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से और अपना मान F का उठा के रख देंगे। तो W बराबर ये हो जाएगा E, फिर उसके बाद Q नॉट है ना, Q नॉट, और उसके बाद ये माइनस तो रहेगा ही, और डेल एक्स हो जाएगा, सॉरी डेल्टा एक्स हो जाएगा यार, ठीक है, ये हमारा डेल्टा एक्स हो जाएगा। अभी Q नॉट को अपॉन में लाएंगे, दिख रहा है ना वहां से, तो मेरे पास हो जाएगा W बराबर Q नॉट और उसके बाद ये माइनस E और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। क्या ये समझ में आया होगा। अब हम निकालेंगे कि इनके बीच में विभवांतर कितना है। तो हम विभवांतर कैसे निकालेंगे, यहां तक कितना हो गया है, यहां लिखेंगे साइड में कि चूंकि पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, इसको साफ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार पहले आप लोग, है ना। तो मैं थोड़ा साफ करके लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ध्यान से देखना, इतना हो गया ना। हम लोग लिखेंगे कि चूंकि विभवांतर अगर मैं निकालना चाहूं तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, विभवांतर, देखो गलत हो गया है ना, क्या हो गया, विभवांतर अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भाई, VC पे जितना होगा और V जितना होगा, मतलब VC और VB निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, VC माइनस VB, और VC कितना है, यहाँ पर V है, और उसके बाद यहाँ पर कितना है, B पॉइंट पे यहाँ पर है V माइनस डेल्टा V, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से V से V कट जाएगा और यह आएगा डेल्टा V, क्या मेरा आएगा, विभवांतर। भाई साफ सही पता चल रहा था, हम डायरेक्ट कह देते कि विभवांतर डेल्टा V है, तब भी समझदार थे आप कि यहाँ पर V है, वहाँ पर V में कम हो जाता है, तो विभव का अंतर कितना होता है भाई, डेल V ही तो दिया हुआ है यहाँ, तो डेल V ही तो होता है ना। अरे हाँ, तो समझ में आया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, W अपॉन ये क्या है, Q नॉट,
तो हम लोग ये जानते हैं कि जो मेरा विभवांतर होता है वो कार्य और आवेश दोनों का क्या है, रेशियो मतलब अनुपात। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ये डेल्टा वी, उसके बाद माइनस ई, और उसके बाद बच्चों ये डेल्टा एक्स। हाँ, ओहो, अरे क्या कर चल रहा है मेरे दिमाग में, ये इतना आया। अभी माइनस और डेल्टा एक्स अपॉन में लेके आओगे, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि डेल्टा वी माइनस और डेल्टा एक्स, और यहां से आएगा मेरे पास ई। समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ई बराबर जो मेरा आया है वो कितना आया है। तो यहां पे आपने देखा कि जो विभव प्रवणता था वो सीधे सीधे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या आ गया है, बराबर आ गया है। कितना आसान था। क्या किया मैंने पहले ये लिखा कि बी से सी की ओर जब हम इसको लेके आएंगे तो एक बल कार्य करेगा। निकाल लिया बल। कैसे निकाला बल, देखो मैं यहां लिखता हूं। मैंने बल निकाल लिया F बराबर ई क्यू नॉट, बल निकाल लिया। कार्य निकाला W बराबर कितना लिखा, F इंटू माइनस डेल्टा एक्स, ये लिखा। इसके मान को यहां रखा, क्यू नॉट को नीचे भेजा और विभवांतर का फॉर्मूला लगाया, और मेरा प्रूफ हो गया कि भाई जो विभव प्रवणता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है परिमाण रूप में। समझ गए? तो ये तो था हमने जो आज आपको बताया है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर है, अब इसमें 2 निगमन आपके बड़े बड़े बचते हैं, और उसके बाद ये 2 से 3 बचते हैं, और उसके बाद ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की, और वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में आखिर कितना कार्य करना पड़ेगा। वो निगमन हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि भाई W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वाला निगमन प्रूफ करेंगे, और जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।